14 लाख की सैलरी और टैक्स लायबिलिटी जीरो। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। 14 लाख की सैलरी और टैक्स लायबिलिटी जीरो हो सकती है अगर आप ध्यान से अपने अलाउंसेस और अपने परक्यूजिट्स, अपनी रिम्बर्समेंट्स पर अगर आप ध्यान दें तो ये टैक्स लायबिलिटी जीरो हो सकती है। डिडक्शंस के बारे में भी मैं बात आपसे करूंगा। डिडक्शंस मोस्ट ऑफ द पीपल्स को पता है कि हमें क्या करते हैं, क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, ठीक है, किसमें क्या बेनिफिट्स हैं, उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। पर जो अलाउंसेस, एग्जम्पशंस और परक्विजिट्स जो मिलते हैं, कंपनी जो हमें देती है, उसका कैसे यूज़ करना है और वो हमें कैसे मदद करेगा अपनी टैक्स लायबिलिटी जीरो करने में, उस पर हम आज बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं वीजी फाइनेंश मेरा यूट्यूब चैनल वीजी फाइनेंशियल्स, आप यहाँ पे फाइनेंशियल रिलेटेड सारी वीडियोस देख सकते हैं। हम हम तीन चीज़ों पे यहाँ पे बात करना चाहेंगे। सबसे पहली चीज़, हमें कौन सा रिजाइम चूज करना चाहिए, ओल्ड टैक्स रिजाइम या न्यू टैक्स रिजाइम। ओल्ड टैक्स रिजाइम में क्या बेनिफिट्स हैं और न्यू टैक्स रिजाइम। बेसिकली न्यू टैक्स रिजाइम जो है वो उस पर जो रेट्स ऑफ टैक्सेस है वो रिड्यूस्ड है। उस पर वो जो टैक्स के जो रेट्स आप पे जो लगेंगे वो कम रेट पे लगेंगे, और ओल्ड टैक्स रेट में वो पुराना ही स्लैब है। और मगर इसमें जो एक मेन जो चीज़ है कि न्यू टैक्स रिजाइम में आपको किसी भी तरह की कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलेगी, और ओल्ड टैक्स रिजाइम में आपको डिडक्शंस का बेनिफिट मिल जाएगा, जो कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कम करने में मदद करेगा। हमें हमें कौन सा चूज करना चाहिए। हमें, अगर हम अपर ब्रैकेट में आते हैं, अपर सैलरी ब्रैकेट्स में आते हैं, तो वी शुड गो फॉर ओल्ड टैक्स रिजाइम। उसमें आपको डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यू टैक्स रिजाइम में आपको डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। हमें उन लोगों को न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहिए जिनकी सैलरी का स्ट्रक्चर लेस देन 8 लाख के अराउंड है, 8 लाख के अराउंड है, उन्हें न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहिए। और उन लोगों को जिनके कोई इन्वेस्टमेंट का कोई फ्यूचर में कोई प्लान नहीं है, जिन्होंने कोई अभी फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं कर रखी है, उनको जाना चाहिए न्यू टैक्स रिजाइम में। ओल्ड, मगर अगर सैलरी का स्ट्रक्चर अपर ब्रैकेट में आता है तो उसको ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहिए। यहाँ पे मैंने रेट्स लिख रखे हैं, यहाँ पे एग्जिस्टिंग टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम में कि क्या बेनिफिट्स हैं। ये एग्जिस्टिंग है, ये न्यू टैक्स में। इसमें जो रेट्स आपको दे रखे हैं, देखो आपको रिड्यूस रेट्स दे रखे हैं। इसमें आपको रेट्स वो पुराने स्लैब के हिसाब से दे रखे हैं। और ये रिडक्शन का यहाँ पे बेनिफिट है, यहाँ पे रिडक्शन का बेनिफिट नहीं है। हमें ये चीज़, ये दोनों का ये डिफरेंस है। हमें किस पे जाना चाहिए, वो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि ओल्ड टैक्स रिजाइम में बेनिफिट किसको करता है, अपर क्लास को, अपर ब्रैकेट वालों को, अपर ब्रैकेट वालों को। ये इस पे तभी जाना चाहिए या तो इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग नहीं कर रखी है और कोई फ्यूचर में कोई प्लान नहीं है, या आपकी सैलरी 8 लाख के अराउंड है, आप उन लोगों को न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहिए। ये कुछ डिडक्शंस अवेलेबल है न्यू टैक्स रिजाइम में, और कुछ डिडक्शंस जो हैं जो डिसअलाउड है इन केस ऑफ न्यू टैक्स रिजाइम। जैसे आप देख सकते हैं पेंशन अलाउंड है, एलटी अलाउंड है, ट्रांसपोर्ट ये अलाउंस ये दिव्यांग लोगों के लिए है। बाकी कन्वेंस हो गया, एडिशनल डेली अलाउंस टू मीट द डेली चार्ज, दिस इज ऑल्सो कन्वेंस अलाउंस लाइक। और ये कोई एटीसी की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, कोई होम लोन का इंटरेस्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन, कोई एचआर है, कोई किसी प्रकार की कोई भी डिडक्शन हमें न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं मिलेगी। इस पर सेकंड चीज पे जो मैं बात करूंगा कि क्या क्या हमारे पास एटीसी में डिडक्शंस जो अवेलेबल होती हैं। ये बेसिकली ये जो ऑप्शंस हैं ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए अवेलेबल हैं, कि प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट पीपीएफ हो गया, सुकन्या, एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन टैक्स ईएलसी। बेसिकली मुझे लगता है आप सबको नॉलेज होगी, नहीं होगी तो इसके लिए मैं अलग से एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। और ये कुछ हमारे एक्सपेंडिचर के बेस पर डिडक्शन मिल जाती है, ट्यूशन फीस हो गई या इंटर प्रिंसिपल ऑफ होम लोन हो गया, इस पर इंटरेस्ट पे भी मिल जाती है एटीई सेक्शन 80E के अंदर पे। तो दीज आर द डिडक्शंस विच वी हैव ऑप्शन अवेलेबल विद अस। तो मेरा जो यहाँ पे फोकस था वो अलाउंसेस, एग्जाम्पशंस और डिडक्शंस के ऊपर, अलाउंसेस, एग्जाम्पशंस और रिम्बर्समेंट्स के ऊपर था, कि आप अपने स्ट्रक्चर में आप उसको ऐसे ऑप्टिमाइज करो कि उसका सारा का सारा आप बेनिफिट ले सकें, क्योंकि यही हेल्प करता है वो आपकी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करने में। डिडक्शंस वी हैव ये बेनिफिट करता है, ये अलग बेनिफिट करता है, बट इससे ज़्यादा बेनिफिट हमें अलाउंसेस, डिडक्शंस, अलाउंसेस और रिम्बर्समेंट्स कर देते हैं। कैसे हम आगे देख सकते हैं, 90% ऑफ द सैलरी जो है कंपनी की, 90% ऑफ द सैलरी जो है वो सीटीसी बेस्ड होती है।
सीटीसी बेस में यहाँ पे बात करना चाहूँगा, सीटीसी बेस होती है। तो मैंने यहाँ पे देखो कैसे स्ट्रक्चर ले रखा है कि बेसिक है, एचआरए और फ्लेक्सिबल अलाउंस, क्योंकि ये बकेट ऑफ अलाउंसेस जो कंपनी एक एम्प्लॉयज़ को दे देती है कि आप अपने अकॉर्डिंग अपने अलाउंसेस चुन लो, जो जो कंपनी ऑफर करती है एम्प्लॉयज़ को। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द इंडियंस जो होते हैं, मतलब जो सैलरी क्लास पीपल्स होते हैं, वो अलाउंसेस का ज़्यादा बेनिफिट नहीं लेते। रीज़न बीइंग इज वो कहते हैं कि हमें बिल सबमिट करने पड़ेंगे, खिचखिच है। बट इसी चीज़ में हमें टैक्स का सेविंग, टैक्स हम पे कर बैठते हैं। तो अगर हम यहाँ पे अलाउंसेस चूज़ कर लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, टैक्स सेविंग कर सकते हैं। हम टैक्स सेविंग कर सकते हैं अपने 30% ऑफ द, अगर आप हायर ब्रैकेट में आते हो तो आप 30% ऑफ द सैलरी सेव कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज अलाउंसेस, अगर आप अपर ब्रैकेट में आते हैं तो। देखिए अब मैंने यहाँ पे कैसे कर रखा है, यहाँ पे 14 लाख का सीटीसी है और टैक्स लायबिलिटी देखो यहाँ पे 5 लाख से, और ये टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे जो जीरो बन रही है, जीरो, ये कैसे पॉसिबल है, देखो आप देख सकते हैं। सीटीसी 14 लाख का सीटीसी, यहाँ पे मैंने पीएफ का एम्प्लॉयर का जो है, मैंने यहाँ पे पीएफ मैंने रिड्यूस कर दिया, क्या है, जो कि 12% ऑफ द बेसिक है, क्योंकि वो उसका खर्चा है, मेरी अर्निंग में नहीं आता। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हटा दिया गया। मेरी जो ग्रोस अर्निंग है वो 13,16,000 है, इसमें 3 लाख का मैंने एचआरए लिया है। एचआरए को अवेल करने के लिए 3 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। आप सबको मालूम ही होगा कि पहली जो कंडीशन है वो एक्चुअल जो एचआरए रिसीव होता है। दूसरी कंडीशन है अगर आप मेट्रो सिटी में जॉब करते हो तो 50% ऑफ द बेसिक सैलरी। थर्ड जो है कि जो रेंट पेड, जितना भी आप रेंट पेड करते हो, -10% ऑफ द बेसिक। इन तीनों में से जो लोअर होगा वही आपका एचआरए डिडक्शन के लिए कम मिलेगा आपको। सरकार ये सोच के देती है कि भैया लोग यहाँ पे दूसरी सिटी से आगे, दूसरी सिटी में आगे जॉब करते हैं तो उनका जो रेंट का जो खर्चा है तो उसमें उनको डिडक्शन दे देनी चाहिए, क्योंकि कुछ खर्चे होते हैं जो नेसेसिटी खर्चे होते हैं, उस चीज़ में उनको डिडक्शंस मिल जानी चाहिए। तो ये जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस जो है, उसमें 9600 तक का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है। एलटीए है जो कि 4 साल में आप 2 बार ले सकते हो, यूनिफॉर्म अलाउंस है, अगर आपको कंपनी ऑफर करती है तो आप जरूर लें। उसके बिल्स आप नॉर्मली 15,000 साल में आप खर्चा कर ही देते हैं, जो कि हम अपने कपड़ों पे कर ही देते हैं, तो आप उनके बिल सबमिट करके आप ये भी क्लेम कर सकते हैं। ड्राइवर की सैलरी भी कुछ कंपनीज ऑफर करती है। इंटरनेट खर्चे, जब से कोविड हुआ है तो काफ़ी ऑफिसेज है हाइब्रिड मोड पे चले गए हैं, हाइब्रिड या वर्क फ्रॉम होम पे चले गए हैं, तो इंटरनेट के जितने भी एक्सपेंडिचर भी कंपनी रिम्बर्स करने लग गई है। कुछ सोडेक्सो के मील कूपन्स भी देती है, जैसे 50 रुपीज़ तक एज पर लेबर लो, 50 रुपीज़ 2 टाइम्स इन अ डे फॉर 22 और 26 डे इन अ मंथ। जैसे भी अगर 6 डे वर्किंग है या 5 डे वर्किंग है तो वो कंपनी प्रोवाइड करती है, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, कूपन भी अवेल कर सकते हैं। तो ये सारे टैक्स जो अलाउंसेस हैं और एग्जम्पशंस हैं, ये आपको मदद करेगी टैक्स सेव करने में। आप जितना से ज़्यादा इनका यूज़ करोगे आप उतना ही अपनी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस कर सकते हो। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से ही 50,000 का रिलैक्सेशन देती है, और ये 1.5 लाख ATC जो डिडक्शन जो मैंने अपने पिछली स्लाइड में देखा था कि जो सुकन्या, PPF, NSC में अगर ALSSS में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा। एक मिनट जस्ट। और यहाँ पे कुछ 80D में डिडक्शंस मिलती है। यहाँ पे 80D में फॉर सेल्फ के लिए 25, यहाँ पे जो लिमिट है यहाँ पे 25,000 तक की लिमिट है। मैंने यहाँ पे 15,000 तक एक रैशनल नंबर ले रखा है। एंड फैमिली का भी 25,000 तक, अगर डिपेंडेंट पेरेंट्स है तो आप उनका भी ले सकते हैं। तो आप तो 80D 50,000 तक का आप अवेल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 40 लिया है जस्ट ऑन अ सेफर साइड। एंड 5,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए होता है। मेरे हिसाब से आपको जरूर साल में एक बार हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए, उसको भी डिडक्शन उसकी भी मिल जाती है। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो 14 लाख की सैलरी का देखो, आप 5 लाख से नीचे के दायरे पे आ गए हो और आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 हो गई है। तो मैं